हेलो एवरीवन और वेलकम टू रैप अप। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर वन के लिए है। बहुत से बच्चे सीयूईटी पीजी का रिजल्ट वेट कर रहे हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पीजी में जा रहे हैं और अपना हायर एजुकेशन का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए नेट और जेआरएफ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज नेट उनकी एलिजिबिलिटी देता है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, और वही जीआरएफ उनको एक फेलोशिप देता है विच इज 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए और प्लस कंटिजेंसी आपको हर 2 महीने की मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज एक एसेंशियल हो जाती है अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हो। बिना उसके आप हायर स्टडीज का कुछ करना या इंडिया में कुछ ग्रोथ होना एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास नेट जीआरएफ है, अगर आपके पास नेट है, तो आप किसी भी एग्जाम में जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, आप वहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी राजस्थान में वैकेंसी आई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई है और अभी बाकी कॉलेजेस में वैकेंसी आती रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हो और अगर आप इंडिया में पीएचडी करने का सपना देखते हो, तो आपको कहीं ना कहीं नेट और जेआरएफ दोनों निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। नेट जेआरएफ यूजीसी के अलावा सीएसआईआर भी कराता है। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन के लिए है। पेपर टू जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, आप किस सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो, किस सब्जेक्ट में आपको करना चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी या प्रोफेसर बनना है, उसके लिए होता है। तो फिर से हेलो एंड वेलकम टू पेपअप। मैं राकेश, मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ और मैं खुद नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सिलेबस क्या है। इस वीडियो में हम सिलेबस पे फोकस करेंगे कि सिलेबस क्या है आपका। ठीक है, जो सिलेबस है आपका नेट जेआरएफ का, उसका पेपर वन का क्या सिलेबस है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए एक हम सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस में क्या पूछ रहे हैं और क्या नहीं। ठीक है, तो जो यूनिट वन है आपकी, वो यूनिट वन आपकी फोकस करती है टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर देखोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपका जो यूनिट वन है उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्या क्या सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है आपको, जैसे कि आपको केसेस दे देंगे कि अगर इस बच्चों को क्लासरूम में आपको बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है या बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है टीचिंग में या उनके लर्निंग प्रोसेस में, तो क्या क्या आपको यूज हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइप के सवाल देखते हैं। ये किसी भी पेपर क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उसका सिलेबस याद करना। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिस्कस करने से काम नहीं बनेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तब जाके आपको समझ में आ पाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल क्या पूछते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग कॉन्सेप्ट पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, कॉग्निटिव एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको बहुत पूछते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन। ठीक है, ये बहुत पूछते हैं। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मोड जो मेथड चल रहा है अभी, जैसे कोविड आया है तो वो बहुत ही फेमस हो गया है ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चॉइस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है आपके हायर एजुकेशन, उस पर सवाल पूछते हैं। तो मेनली जो सवाल होते हैं इजी होते हैं। ठीक है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल इजी होते हैं बट थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्स वाई कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कोई क्वेश्चन दे दिया, तो उसमें जो ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर, तो बहुत ऐसा होगा कि ऑप्शन वन, ऑप्शन टू एकदम एलिमिनेट कर दोगे आप, लेकिन ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, साउंडिंग में सेम होगा, उनके मीनिंग भी सेम निकल के आ रहा होगा, लेकिन आपको उस सिनेरियो में आपको बेस्ट चॉइस चुननी चुननी पड़ती है जो एक प्रैक्टिकल हो। ठीक है, एक प्रैग्मेटिक आपको आंसर चूज करना पड़ता है जिसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आपको कोई एक
यूटोपियन कॉन्सेप्ट नहीं चुनना होता है कि आप मतलब कोई सा भी ऐसा आंसर मार्क कर दो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको वो चॉइस चुनना पड़ता है। तो इससे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, बट जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे ऑप्शन सिमिलर साउंड कर रहे होते हैं, तो वहां पे बेस्ट ऑप्शन चूज करना एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और सिंस अगर आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, सही नहीं होंगे, तो पेपर वन की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा मैं उन बच्चों को और बताना चाहता हूँ जिन्होंने अपना स्ट्रीम चेंज किया, मतलब जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है, साइंस ली है और वो आर्ट्स में आए हैं, या उन्होंने कुछ भी चेंज किया है, तो पेपर वन उन बच्चों के स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पेपर वन में अगर आप देखोगे तो मैथ्स आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है, आपकी आईसीटी आता है, आपका एनवायरनमेंट आता है, जो सिस्टम्स आते हैं, तो काफी कुछ ऐसा आता है जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स आती है, डीआई आती है, ठीक है। तो जो बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड से आए हैं, साइंस बैकग्राउंड से, उनके ये पेपर बहुत इजी हो जाता है। पेपर टू जो होता है, पेपर टू बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने होंगे, तो अगर आपकी बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं है और अगर आपके फैक्ट्स बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है आपको, तो आप वो पेपर टू करना चैलेंजिंग हो जाता है। तो पेपर वन बहुत जरूरी होता है अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई चाहिए तो, ठीक है। जो नेट से जेआरएफ का जो सफर होता है वो पेपर वन तय करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैंने अपने में एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने यही किया था कि मैं पेपर वन पर फोकस करूंगा, देन पेपर टू, क्योंकि पेपर टू में आप कितना भी पढ़ोगे आप ऑन एवरेज ही स्कोर कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत उल्टा पूछ देते हैं कभी कभी। लेकिन पेपर वन में मैथ्स है, ठीक है, पेपर वन में मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, डीआई होती है, तो आंसर आपके सामने लिखा होता है, आपको बस अपने मैथ्स स्किल्स इंप्रूव करने होते हैं, ठीक है। तो श्योर होता है कि अगर आपका जो आंसर आ रहा है और जो ऑप्शंस में आंसर वो सेम है, तो आप सही हो, ठीक है। तो इन सब चीजों पे फोकस करना पड़ता है। तो पेपर वन इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूनिट टू पे, जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको मीनिंग एंड टाइप्स पूछ देते हैं, पॉजिटिव अप्रोच पूछ देते हैं, मैथोलॉजी पूछ देते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है वो पूछते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च पूछते हैं, पूरा एक वन से लेके सिक्स सेवन एक स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कि पहले आपको प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, फिर प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है, फिर आपको डेटा कलेक्शन करना है, हाइपोथेसिस क्रिएट करनी है, मेथोडोलॉजी लिखनी है, तो एक प्रॉपर एक सेट होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर बनते हैं। तो वो एक प्रॉपर एक जो क्या कहते हैं एल्गोरिथम होता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं जाओगे तो आपकी रिसर्च कभी प्रूफ नहीं होगी। इसलिए रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और रिसर्च एप्टीट्यूड ना केवल नेट के पेपर में, बल्कि जो पीएचडी एंट्रेंस होते हैं, ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है। इवन जेएनयू के भी कुछ सेंटर्स में का सिलेबस अगर आप देखोगे पीएचडी एंट्रेंस का, तो उसमें भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो, बिकॉज अगर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं आती है तो पीएचडी करना मुश्किल होता है। और सबसे पहले जो सिखाते हैं कोर्स वर्क में, वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड ही सिखाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका यूनिट थ्री कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन इजी होता है, आप इजीली स्कोर कर पाओगे, सिंपल सिंपल आंसर लिखे होते हैं, अगर आपने बेसिक कॉम्प्रीहेंशन का भी प्रैक्टिस किया है तो आप कर ले जाओगे। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के साथ भी वही दिक्कत होती है जो जो टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ होती है, कि आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन आपको चॉइस होनी चाहिए, अगर आपने बेस्ट ऑप्शन नहीं चूज किया तो कम्युनिकेशन के भी आंसर्स आपको गलत होते हैं। कम्युनिकेशन में भी फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होता है, बैकवर्ड कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। फिर इसमें फीडबैक का कॉन्सेप्ट भी बहुत आता है, बहुत सवाल बनते हैं इससे, अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चन कंप्यूटर को उठा के देखोगे, ठीक है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये उससे सवाल बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आप बेसिक अपने अच्छे कर लोगे तो आप कम्युनिकेशन के सवाल कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें बहुत टफ सवाल नहीं होता है, सिंपल सा ये है कि आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है यूनिट फाइव, जो मैं आपको बता रहा था, जो स्कोरिंग होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये स्कोरिंग होता है, ठीक है। इसमें आप स्कोर कर सकते हो, सिंपल अरिथमेटिक मैथ्स आती है, इसमें कुछ आपको नया नहीं पढ़ना, जो आप बचपन में पढ़ते हो क्लास 10 क्लास 8 लेवल पे, उतनी ही मैथ्स आती है। बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा ही हो सकता है, अगर मैं बोलूँ तो एसएससी के जो प्री होता है, ठीक है, अगर आप एसएससी का प्री देखोगे, ठीक है, एसएससी जो सीजीएल का जो प्री होता है, उसके पैरेलल ही इसके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है। परसेंटेज आपको कुछ टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ, जैसे परसेंटेज हो गया बहुत जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेजेस, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको बहुत जरूरी होता है, डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस बहुत जरूरी होता है, फिर वर्क
एंड टाइम बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो पूछते हैं सवाल हैं, आपका मिक्सचर से नेविगेशन से सवाल बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आप नॉर्मल अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हो। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो आप मिनिमम इतने मैथ्स आप पढ़नी ही पड़ेगी आपको। तो कोई बहुत टफ नहीं होता है। तो जो बच्चे जिनका मतलब पेपर टू स्ट्रांग नहीं है, पेपर टू उनका स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने यहाँ स्कोर किया है तो आप इजिली जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। नेट क्वालिफाई करना कंपेरेटिवली इजी, जेआरएफ कंपटीशन, रियल कंपटीशन आपका जेआरएफ के लिए होता है। ठीक है, नेट आप क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपने बेसिक डिसेंसी भी उससे भी पढ़ा है, नेट क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अगर आपने जो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, फिर आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, यूज ऑफ लैंग्वेज, कनोटेशन, टर्म्स, वेन डायग्राम। ठीक है, फिर इंडियन लॉजिक, मीन्स। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये आपको इजिली आप कर सकते हो अगर आपने इसमें बहुत डीप जाना नहीं होता, क्योंकि मुश्किल से 5 से 6 सवाल होते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन ही बनते हैं इस टॉपिक से, इस लिमिट से। तो अगर आपने बेसिक, आपको लॉजिकल रीजनिंग आती है और आप नहीं भी पढ़ो, अगर आपका आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो आपको इतना दिमाग शार्प हो जाएगा कि आप इसमें से बेस्ट चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम आप चूज कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। ठीक है, सिलॉगिज्म आप बना सकते हो, बहुत टफ नहीं पूछते हैं। ठीक है, बहुत टफ मतलब अगर मैं बोलूँ कोई कैट लेवल का या बैंकिंग लेवल का भी नहीं पूछते हैं। ठीक है, आईबीपीएस लेवल का भी नहीं पूछते हैं, उससे नीचे ही पूछते हैं। मैंने बोला ना, एसएससी लेवल का पूछते हैं, एसएससी का सीजीएल 3 के लेवल का पूछता है, ना कि मेन लेवल का। तो अगर आपने इतना ही पढ़ा है तो आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हो, और टाइम बहुत होता है। ठीक है, इसलिए मैं बताऊंगा 3 घंटे होता है आपके पास। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 3 घंटे होता है आपके पास, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपके पास टाइम होता है कि आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपने कोई लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, मुझे बाद में सॉल्व करूंगा, तो आप उसको मार्क एंड रिव्यू करके आप आगे करके आप फिर से जब आपका पूरा पेपर हो जाए तो आप फिर से आके इसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिर जो आपका आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, डीआई टफ आता है। डीआई टफ क्योंकि आता है कि एक डीआई से वो एक डीआई देते हैं। ठीक है, जो भी उनका डीआई देने का तरीका होता है, उसमें से 1 से लेके 5 तक सवाल वो पूछते हैं। ठीक है, मिनिमम। तो आप सोचो कि एक डीआई से वो 5 सवाल पूछ रहे हैं, 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो कैलकुलेशन होता है, अगर आपके पास आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आपने परसेंटेज की और प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आपने रेशियो प्रपोर्शन की प्रैक्टिस नहीं की है, तो टफ हो जाता है। ठीक है, तो इस डीआई को सॉल्व करने के लिए आपको दो टॉपिक बहुत अच्छे से होने चाहिए, एक तो परसेंटेज और दूसरा आपका रेशियो प्रपोर्शन। अगर आपको ये दो परसेंटेज बहुत अच्छे से आते हैं, साथ ही साथ आपका एवरेज। ठीक है, आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपको आता है तो आप डीआई कर सकते हो। प्लस डीआई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बच्चे डीआई प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, और वहां पर थोड़ा सा उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो डीआई को हल्के में मत लेना, डीआई को करके जाना, तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, आपने बेसिक बुक भी उठा लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा लोगे, तो डीआई कर सकते हो। फिर आता है यूनिट्स 8। फिर आता है आईसीटी। आईसीटी बहुत ही नॉर्मल होता है। ठीक है, जो भी जिस बच्चे ने साइंस पढ़ा है या जिनको भी कंप्यूटर में बचपन से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है, अपने स्कूल में भी कंप्यूटर पढ़ा है, तो वो आईसीटी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई क्या कहते हैं लैंग्वेज क्वेश्चन होते हैं, पाइथन वाइथन आता है तो कुछ नहीं आता। सिंपल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आती है जो आपको आनी चाहिए अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो या किसी भी जॉब में जाना चाहते हो, तो इतना आपको आना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई पूछते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव, जैसा कि मैंने बताया कि स्वयं हो गया, ठीक है, इससे सवाल पूछ लेंगे, या ऐसे बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं सरकार के द्वारा, जिससे आप सवाल बना देते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ नहीं है, अगर आप बेसिक्स भी तैयारी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आता है पेपर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये मोस्टली करंट बेस्ड होता है। ठीक है, ये मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर आपने करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ा है एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। इसमें अगर आपको जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, आप अगर रियो समिट का अगर आपने थोड़ा सा भी आइडिया होगा, ठीक है, रियो समिट का आइडिया होगा, अर्थ समिट का आइडिया होगा, तो आप कर सकते हो। एसडीजी गोल से बहुत सवाल पूछ देते हैं, बहुत सवाल मतलब बेसिक सवाल पूछते हैं कि कौन सा एसडीजी किससे मैच है, मैच द फॉलोइंग में पूछ देते हैं। ठीक है, और इम्पैक्ट एंड पोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ आप कर सकते हो, एनवायरमेंटल इश्यू है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। रिपोर्ट्स बहुत होती हैं, जैसे कि कुछ
ऐसे पॉलिटिंग रिपोर्ट्स होती हैं कि ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पूछते हैं। तो इस टाइप की जो रिपोर्ट्स होती है, इसमें जो इंडिया की रैंकिंग होती है उसको आप प्लीज एक बार देख के जाना, ठीक है। यूएनडीपी की कुछ रिपोर्ट्स होती है, जर्मन वॉच की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, तो वो प्लीज एक बार देख के आना। और जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, दो तीन चार आपको पता होनी चाहिए कि एक तो होते हैं यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर डिजर्टिफिकेशन, टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। फिर एक यूएनएफसीसी होता है टू क्लाइमेट चेंज, और फिर होता है सीबीडी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसको, ये तीन जो इसके यूनाइटेड नेशंस के जो भी समिट्स होते हैं, इनकी जो कॉप होती है, इनके बारे में आपको आना चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर कंजर्वेशन एक्ट है, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। इससे सवाल बहुत पूछ देते हैं, आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से सवाल पूछ देते हैं। तो बेसिक बेसिक सवाल पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई सवाल पूछते हैं। तो अगर आपने बेसिक नॉलेज भी अगर आपने गेन कर रखी है, खास करके रियो समिट और अर्थ समिट्स के बारे में, एजेंडा 21 के बारे में, ठीक है, एसडीजी गोल्स के बारे में, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कौन क्या होता है, पेरिस समिट के बारे में बहुत पूछ लेते हैं, रियो समिट के बारे में बहुत पूछते हैं। बहुत क्या पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछते हैं कि कौन से ईयर में कब हुआ, किससे क्या समिट आया, ठीक है। जैसे आपका नगेया प्रोटोकॉल हो गया, या कार्टिजिना प्रोटोकॉल हो गया, स्टॉकहोम हो गया, या बॉन कन्वेंशन हो गया, सीएमए कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, इन सबसे सवाल पूछते हैं वो। और खास करके उनसे एग्रीमेंट सारा सवाल पूछते हैं, इसमें इंडिया सीधे सीधे इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें इंडिया सीधे सीधे इन्वॉल्व, उससे सवाल बहुत पूछते हैं। तो इसको कवर अप करने का तरीका भी मैं बताता हूँ कैसे इनको कवर अप करना है, ठीक है। फिर आपका आता है राष्ट्र हाई एजुकेशन सिस्टम, कि अभी क्या है। बजट भी अगर आप देखोगे तो उसमें सवाल पूछ देते हैं, क्या क्या सरकार ने इनिशिएटिव दिए हैं, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी हायर एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंज हो रहा है, इसको आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी कब बना, ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम का उदय कब हुआ इंडिया में, कब से इंस्टीट्यूशन बनना शुरू हुए, तो इन सब से सवाल पूछते हैं, इतना डीप में नहीं पूछते हैं। वही मुश्किल से मतलब 5 मैक्सिमम सवाल पूछते हैं, और इजी होता है, टाइम लाइन बेस्ड होता है, ठीक है। अगर आप में टाइम लाइन याद है या थोड़ा बहुत, तो आप कर ले जाओ, ठीक है। फिर अब थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे आपको पेपर में क्या, कहाँ से क्या पढ़ना है। सबसे जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आप मार्केट में जाओ, मार्केट में आपको बुक मिल जाएंगी, ठीक है, पेपर 1 की, वो लेके आ जाओ। वो मार्केट में दो टाइप की बुक होंगी, एक तो ईयर वाइज होंगी, ठीक है, और एक होगी चैप्टर वाइज, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको ईयर वाइज फॉलो करना है, चैप्टर वाइज फॉलो करना है। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप चैप्टर वाइज लेके आओ, ठीक है। चैप्टर वाइज बुक लेके आओ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप चैप्टर वाइज बुक लेके आओगे तो उसमें आपको यूनिट वाइज सब कुछ दिया होगा, ठीक है, ठीक है, सब कुछ दिया होगा। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो उसमें 4 ऑप्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्स क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। तो जब आप सॉल्व कर रहे होगे, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शन बी है, तो आप ये गलती मत करना जो बच्चे करते हैं, ठीक है। अ, एक सेकेंड में थोड़ा सा मास्टर चेंज, जो बच्चे करते हैं कि सिर्फ ऑप्शन बी के बारे में पढ़ते हैं, नहीं, जो ए सी डी है, इनके बारे में भी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि नेट में, खास करके पेपर 2 में, पेपर 1 में भी होता है, पेपर 2 में तो बहुत होता है कि वो प्रीवियस ईयर से बहुत सवाल पूछते हैं, और खास करके जो ऑप्शंस होते हैं, उनको उनसे सवाल बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले काम करो, 5 साल के प्रीवियस ईयर लगा दो, उनके जो ऑप्शन है उनके नोट्स बनाओ। अब मैथ्स में तो नोट्स बना नहीं सकते, मैथ्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस टाइप के सवाल होते हैं। जैसे परसेंटेज के कुछ 10 टाइप के सवाल बनते होंगे, ठीक है, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि 10 टाइप के सवाल बनते होंगे। तो आपको 10 टाइप के सवाल आने चाहिए, ठीक है। एक परसेंटेज के कितने टाइप के सवाल बनते हैं, अगर विषय प्रपोजन के 10 टाइप के सवाल बनते हैं, तो आपको वो 10 टाइप आने चाहिए, ठीक है, अच्छे से आने चाहिए, तो आप कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है, ये इजी होता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओगे, आपको अपने आप सारे आंसर्स मिल जाएंगे। आप खुद देखोगे कि क्वेश्चन बहुत रिपीटिव होते हैं, और बहुत से क्वेश्चन कॉमन सेंस होते हैं, ठीक है, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाईफाई या रॉकेट साइंस पूछना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग में मैं आपको 5 टॉपिक बहुत अच्छे से बता देता हूँ, 5 से 6 टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए। एक तो परसेंटेज है, ये आपको आना चाहिए। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस है। तीसरा आपका एवरेज है।
ठीक है। चौथा आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड है। फिर पांचवा आपका वर्क एंड टाइम है। फिर आपका मैं बोलूंगा रेशियो एंड प्रपोर्शन आपका बहुत अच्छे से आना चाहिए। इनके साथ साथ प्लस आपका जो रीजनिंग में, ये आपके मैथ्स में होगी, रीजनिंग में आपको कैलेंडर आना चाहिए। ठीक है। आपको क्लॉक आना चाहिए। आपको सिरॉक्स आना चाहिए। ठीक है। फिर जो आपका डाइस डाइस होता है वो बच्चों को आना चाहिए। डाइस में दिक्कत प्रॉब्लम्स हो जाती है। पेपर फोल्डिंग के जो सवाल बनते हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है। वो आपको हो जाता है। ठीक है। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग जो होता है वो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है मतलब बहुत टफ नहीं पूछते कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आप इजीली कर सकते हो। कोई आपको बस नंबर से डिजिट्स, जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर्स होते हैं उनको डिजिट्स याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे आई से 9 आता है, ई ज्योति का कॉन्सेप्ट जो होता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपने इतना किया है तो आप कर सकते हो। ठीक है। रीजनिंग में और सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो थोड़ा सा उसका फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला नहीं होता, हालांकि ये भी कॉमन सेंसिकल होता है। लेकिन तो बच्चे फॉर्मूले से भी इसको समझते हैं, तो अगर आप फॉर्मूले समझना चाहते हो तो उसको रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में भी आप प्रीवियस ईयर से सवाल ही बनाओ, ज़्यादा अच्छा है। फिर आपका आ जाता है डीआई। डीआई एक सेकंड में चल रहा है, तो दिक्कत आती है। ठीक है, तो डीआई आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगर आपने वो 5 टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए हैं तो आप डीआई कर सकते हो। ठीक है। फिर ये ह्यूमन एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया, इसको सबसे अच्छा करने का तरीका है कि आप मार्केट में किसी भी यूपीएससी कोचिंग का पीपी 365 ले आओ, एनवायरनमेंट का पढ़ डालो। ठीक है, उनके जो फैक्ट्स है, खास है कि उनको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनको अच्छे से पढ़ो। ठीक है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनको अच्छे से पढ़ो आप। ठीक है। तो आप इजिली कर सकते हो। उसमें ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड हार्ड एंड फास्ट टूर है। अगर आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ रखे हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसको भी आप इजिली कर पाओगे अगर आप में थोड़ा बहुत जानकारी है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाना और थोड़ा बहुत नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अब जिन बच्चों को नोट्स चाहिए उनको हम बता देते हैं कि वो हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े। ठीक है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पेपर विद अस, नीचे लिंक दे देंगे हम, उसमें आप हमसे जुड़ें। और बहुत ही जल्द हम नेट पेपर 1 और पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिंदी और तमाम ऐसे नेट के जो पेपर होते हैं उनके लिए हम अपना क्लासेस शुरू करेंगे, यूट्यूब पे शुरू करेंगे इनिशियली। ठीक है। और आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है। और हम जो भी नोट्स होंगे हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे नेट से रिलेटेड। ठीक है। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और इसको शेयर करो, लाइक करो, मेहनत रखिए इसको करने में। और हम लोग अपना टाइम निकालते हैं ताकि हम आप लोग की हेल्प कर सकें, और आप लोग का जो सपना है पीएचडी करने का, जीआरएफ निकालने का, नेट निकालने का और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो बिगड़ सपना है, उसको हम आपको हेल्प कर सकें। ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर।